में ना हम लोगों ने स्ट्रीम लाइन्स के बारे में पढ़ा था। स्ट्रीम लाइन मोशंस थे, उनकी बर्नौली एप्लीकेशन थी। उसमें आइडियलिस्टिक कंडीशंस के अंदर बात की थी। विस्कोसिटी में जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो वो है इसके भी कुछ वर्ड्स हैं, उनको समझना होगा। पहली स्टेडी स्टेट लैमिनर फ्लो, स्टेडी स्टेट लैमिनर फ्लो, ये हमारा टॉपिक है। तो मतलब ये भी फ्लो ऑफ लिक्विड ही है। मतलब पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ा गया था, नाउ आप पढ़ने जा रहे हो लैमिनर फ्लो। क्या डिफरेंस होगा यार इनमें, स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनर फ्लो? तो एक शीट की तरह रन करेंगे मतलब। राइट। लैमिना वर्ड जो है वो बेसिकली एक सरफेस को इंडिकेट करता है। लैमिना का मतलब होता है एक सरफेस, 2D सरफेस। विड्थ नेग्लिजिबल। लैमिनर फ्लो वर्ड का मतलब क्या हुआ? ऐसा फ्लो जो लैमिना के फॉर्म में हो। सर लेयर्स के फॉर्म में। लैमिना मतलब राइट, लैमिना मतलब सरफेस, 2 डायमेंशनल सरफेस। तो ऐसा फ्लो जो लेयर्स के फॉर्म में हो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट यूज किया है, लेयर्स के फॉर्म में। मतलब लेयर एक एक लेयर फ्लो कर रही है। सर ये वैसे कंपेयर कर सकते हैं जो आपने टेबल दिखाई थी एक बार जब आप रोटेशन मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ ऐसी इनर्शिया। टेबल, कौन सी टेबल बच्चे? सर आपने एक फोटो उसमें दिखाई थी, उसमें वो उसकी चार्ट बात के कर रहे फॉर्म हैं में सर। टेबल के कॉम्बिनेशन थे, वही लैम्ब्डा है। नहीं वो नहीं होगा यार ये। जैसे क्या होता है ना, मतलब हम रिवर्स की अगर हम बात करें, जो रिवर्स होते हैं, रिवर में जो पानी चलता है, तो एक कहा जाता है कि जो रिवर में ऊपर जो पानी होता है वो फ्लो करता है, लेकिन जब आप रिवर की डेप्थ में जाते हो तो नीचे वाले पानी जो होते हैं वो फ्लो नहीं कर रहे होते हैं। मतलब जितना डीप इनसाइड रिवर जाओ, डीप इनसाइड रिवर, वो पानी जो होता है वो स्टिल वाटर होता है वहां पर। यस है ना? इसको लेकर के एक प्रोवर्ब मतलब हिंदी में कहा जाता है, अब उसका इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, कि गहरा जल शांत होता है, ऐसा करके बोलते हैं। जी जी सर। ठीक है, तो अंग्रेजी में भी कुछ ना कुछ तो होगा ही इसका ट्रांसलेशन, कि जितना आप डीपर जाते हो वाटर में, वो स्टिल वाटर मिलते हैं हमको। ऊपर ऊपर पानी फ्लो कर रहा होता है, नीचे पानी नहीं फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही है। मतलब कि हमारा जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो लेयर्स के फॉर्म में है। तो पहले हम आपको क्यूबॉइडिकल शेप में दिखाते हैं, ट्राई करेंगे क्यूबॉइडिकल शेप में दिखाने की, और कोशिश कर रहे हैं। रुको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी। अब तो सर वैसे भी खत्म होने वाला है। हाँ जी, चलो तो कोई बात नहीं। अब इसको समझने के लिए ना मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। देखो अगर डायग्राम बन जाए तो ठीक है कि क्या है। मतलब ऐसे कुछ कह रहे हैं कि हमारे पास लिक्विड की कई सारी लेयर्स हैं। फिलहाल मैं रेक्टेंगुलर लेयर से स्टार्ट करूंगा, रेक्टेंगुलर लेयर से। तो आप एक रेक्टेंगुलर सरफेस मान लें, एक रेक्टेंगुलर सरफेस कुछ इस तरीके से हो गया। इसके नीचे एक और रेक्टेंगल मानेंगे, एक और रेक्टेंगुलर सरफेस इसके नीचे मान लेते हैं। ठीक है, और डायग्राम आप कोशिश करना हमारे साथ साथ में पैरेलल ही बनाते चले जाओ। तो एक रेक्टेंगल दिखाया है, उसके नीचे एक और रेक्टेंगल है, उसके नीचे एक और रेक्टेंगल दिखा रहे हैं, फिर इसके नीचे एक और रेक्टेंगल। मतलब कई सारे रेक्टेंगल्स एक के ऊपर एक प्लेस किए गए हैं, आप ऐसे मान सकते हो। डेक ऑफ कार्ड्स की तरह कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल सही एग्जांपल दिया आपने। इस तरीके से मतलब कार्ड्स बिल्कुल सही एग्जांपल है कि कार्ड एक के ऊपर एक रेक्टेंगुलर कार्ड्स रखे गए। मतलब स्टैक कह सकते हो, स्टैक है ना? पूरा तैयार किया है, एक रेक्टेंगल, उसके ऊपर एक और 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 रेक्टेंगल, फिर एक और रेक्टेंगल, इस तरीके से। ये काम आप घर पे भी कर सकते हो यार। अगर आप घर पे काम करें, अगर आप किताबें अपनी अपनी किताबें ना टेबल पर रखिए, एक किताब रखिए, उसके ऊपर एक और किताब रखिए, उसके ऊपर एक और किताब रखिए, उसके ऊपर एक और किताब रखिए, एक के ऊपर एक किताबें रखते चले जाओ, और आप सबसे नीचे वाली किताब को खींचो, सबसे नीचे वाली किताब को बाहर खींचो, तो आप ऐसा देखोगे कि साथ साथ में जो ऊपर वाली बुक्स है ना वो भी थोड़ा सा फॉरवर्ड आ जाएंगी। अगर आप
तीन चार रजिस्टर, 5 रजिस्टर हैं, 5 रजिस्टर एक के ऊपर एक रख लो और नीचे वाले रजिस्टर को पुल करो आप, तो नीचे वाला रजिस्टर तो बाहर आएगा ही आएगा, साथ में ऊपर के जो रजिस्टर्स आपने रखे हैं ना वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। कभी नोटिस करके देखिएगा इसको, और ये सब बराबर डिस्प्लेसमेंट से आगे नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस सर वो तो तरीके फ्रिक्शन के जैसे होगा, लेकिन आइडियल फ्लूइड में तो हमें फ्रिक्शन अवॉइड करना होता है ना। नहीं तो बच्चा विस्कोसिटी फ्रिक्शन ही है, यही चीज तो कंसीडर करनी है अभी। विस्कोसिटी Okay, मींस sir. फ्रिक्शन। ओके सर, ओके सर। हाँ, ये वही चीज होगी। और अगर जैसे इन्होंने कार्ड का एग्जांपल दिया, अगर प्लेइंग कार्ड्स हैं या फिर कोई भी कार्ड है, आपके पास कार्ड का पूरा बंडल हो, उसमें से बीच में से एक कार्ड खींचो आप, तो साथ में कुछ कार्ड्स और बाहर निकल आते हैं, यस सर। है ना। तो ये लैमिनर फ्लो है, पूरा कार्ड फ्लो करके बाहर आएगा। यस सर। तो मतलब हमारे पास ये पूरी लेयर्स है, बंडल ऑफ लेयर्स है, एक के ऊपर एक करके, और ये मूव कर रहे हैं, बट सेम स्पीड से नहीं मूव कर रहे। सबसे ऊपर वाला बंडल जो है, सबसे टॉप वाला बंडल, उसकी कुछ वेलोसिटी है, लेट्स से उसको हम v नॉट कह रहे हैं, सबसे ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी v नॉट है। उससे नीचे वाले लेयर थोड़ी सी कम वेलोसिटी के साथ, उसको v1 कह रहे हैं। उससे नीचे वाली लेयर थोड़ी और कम वेलोसिटी के साथ v2, उससे नीचे वाली लेयर थोड़ी सी और कम वेलोसिटी के साथ v3 एंड सो ऑन। मैंने वेलोसिटी वाले एरो को रिड्यूस करते हुए दिखाया है, उसका पर्पस सिर्फ ये है, जितना बड़ा एरो मतलब उतनी ज्यादा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वाला एरो मैं रिड्यूस करता जा रहा हूँ, दैट मींस जितना डीप जाओगे आप, जितना नीचे की साइड जाओगे, लेयर्स उतनी स्लो स्पीड से चलेंगी, जितना ऊपर वाली लेयर होगी वो फास्ट स्पीड से होगी। ये रिवर फ्लो का एग्जांपल चल रहा है। रिवर फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो में नहीं आता, वो आपका आता है विस्कस फ्लो में। ये बात समझ में है, लैमिनर फ्लो किसको बोल रहे हैं हम लोग, यस सर। है ना, राइट। ये पूरा लैमिना, ऊपर वाला पूरा रेक्टेंगल v नॉट वेलोसिटी से, नीचे वाला रेक्टेंगल v1 वेलोसिटी से, उसके नीचे वाला रेक्टेंगल v2 वेलोसिटी से, उसके नीचे वाला v3 से, एंड लगातार वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। ऐसे चल रहा है ये। और यहाँ स्टडी स्टेट वर्ड का क्या मतलब है? वर्ड स्टडी स्टेट कंप्रेस जो नहीं लिखा होता, है जी, क्या नहीं होता? कंप्रेस नहीं होती लिक्विड। नहीं वो मतलब नहीं, स्टडी, देखो स्टडी वर्ड जो होता है ना, स्टडी वर्ड का मतलब समथिंग विच रिमेन्स कांस्टेंट। सर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है उस लैमिनर फ्लो का, मतलब उनके अंदर के वो भी तो पार्टिकल्स। रहेगा ही, वो भी रहेगा ही। मेन इंपॉर्टेंट वो है, स्टडी फ्लो का मतलब ये है कि ये जो लेयर्स हैं इनकी वेलोसिटीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होंगी। मतलब कि अगर टॉप लेयर v नॉट वेलोसिटी से चल रही है तो ये परमानेंट v नॉट से चलेगी, नीचे वाली लेयर v1 वेलोसिटी से चलेगी, बट ये v1 टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने वाली चीज नहीं है। मतलब अगर बिगिनिंग में टॉप लेयर की v नॉट वेलोसिटी है तो 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड के बाद भी टॉप लेयर इतनी ही स्पीड पर रहेगी। मतलब एक एक्सेलरेशन नहीं होती सर, कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि अलग अलग लेयर्स अलग अलग वेलोसिटी पर होंगी, बट एक पर्टिकुलर लेयर जिस वेलोसिटी पे चल रही होगी वो उसको मेंटेन कर लेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी स्टेट। दैट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट है। किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में? टाइम के टाइम के रिस्पेक्ट में। नॉट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, बिकॉज पोजीशन वाइज वेरिएबल है ये। जितना आप डाउनवर्ड, जितना नीचे की साइड जाओगे, नीचे वाले लेयर्स स्लो स्पीड पर हैं, ऊपर वाले लेयर्स फास्ट स्पीड पर है। तो लेयर टू लेयर वेलोसिटी में चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, बट एक स्पेसिफिक लेयर कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलेगी। इसको कहा जा रहा है स्टडी स्टेट। मतलब कुल मिलाकर के हो गया एक ऐसा फ्लो जो लेयर्स के फॉर्म में हो रहा होगा, जिसमें हर एक लेयर की अलग अलग वेलोसिटी होगी, लेकिन वो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड स्टडी स्टेट लैमिनर फ्लो, और हमें इसके बारे में ही पढ़ना है। अब ऐसे में क्या होता है
ऐसे में क्या होता है कि अगर हम कोई एक लेयर चूज करें जो टॉप साइड से वाई डिस्टेंस नीचे हो, टॉप साइड से वाई डिस्टेंस नीचे हमने एक लेयर चूज की है। आप डायग्राम साथ साथ में कॉपी करना। टॉप लेयर से वाई डिस्टेंस नीचे, टॉप साइड से वाई डिस्टेंस नीचे एक लेयर चूज की और हमने ये कह दिया कि इस लेयर की वेलोसिटी v है, इस लेयर की वेलोसिटी v है, और उससे dy डिस्टेंस नीचे एक और लेयर है जिसकी की वेलोसिटी इससे कुछ कम होगी, सो v माइनस dv दिखा रहे हैं उसको, वेलोसिटी उसकी कम हो गई। अब यहाँ पर ना मैकेनिक्स जैसा ही कंसेप्ट काम करता है, बिकॉज ये दो लेयर्स आपस में रिलेटिव वेलोसिटी पर आ गई। तो जैसे हम मैकेनिक्स में ये कहते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स रिलेटिव मोशन में हो, अलग अलग वेलोसिटी पे चले, एक चल रहा हो मान लो आपका 6 मीटर पर सेकंड पे, एक चल रहा हो 5 मीटर पर सेकंड पे, तो इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अगर आपको दिखाना हो, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट होती है। ऊपर वाले ब्लॉक पर किधर फ्रिक्शन दिखाएंगे अगर ये ज्यादा स्पीड, पीछे, सर पीछे, और नीचे वाले ब्लॉक पर, आगे, फॉरवर्ड। और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ये दोनों फ्रिक्शन बराबर होने चाहिए। यस, एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पे होता है। ये फ्रिक्शन बिटवीन द टू सॉलिड ब्लॉक्स है, फ्रिक्शन बिटवीन द टू सॉलिड ब्लॉक्स, और यहाँ पर एग्जैक्टली सिमिलर वे में फ्रिक्शन बिटवीन द टू layers of liquid, friction between the two adjacent layers of liquid because they are moving with a different speed. अब किस पे कौन सी डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा ये भी बताना होगा आपको, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो ऊपर वाली लेयर अगर ज्यादा स्पीड पर है, नीचे वाली लेयर कम स्पीड पर है, तो यही वाला एनालॉग फॉलो करो आप, एग्जैक्टली सेम एनालॉग फॉलो करिए। लेफ्ट साइड पे होगी सर। तो ऊपर वाले ऊपर पीछे पे नीचे वाले में आके जो v स्पीड पे चल रही है उस लेयर के ऊपर, जिस लेयर की वेलोसिटी v दिखाई है आपने, उस लेयर पर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन दिखाए, उस लेयर पर बैकवर्ड फ्रिक्शन, और जिसकी वेलोसिटी v माइनस dv दिखा रहे, उस लेयर पर एक फॉरवर्ड फ्रिक्शन, उस लेयर पर फॉरवर्ड फ्रिक्शन। मतलब ये लेयर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है। सिमिलरली वैसे ही जैसे कि दो ब्लॉक्स आपस में न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन करके फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। तो फ्लूइड की दो लेयर्स जो आपस में कांटेक्ट में है, क्योंकि उनमें वेलोसिटी का डिफरेंस है, जिस वजह से वो म्यूचुअली आपस में फोर्स लगा रहे। ठीक है बच्चा, यहाँ था क्लियर? यस सर। डायरेक्शन ठीक है। अब इसके बारे में एक्सपेरिमेंटल वो है रिजल्ट। देखिए फ्रिक्शन के जितने भी लॉ हैं वो स्टैटिस्टिकल लॉ हैं, मतलब वो मैथमेटिकली प्रूव्ड नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है फ्लूइड की दो लेयर्स के बीच में, फ्लूइड की दो लेयर्स के बीच में ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसको ही विस्कस फोर्स का नाम दिया गया है। फ्रिक्शन को ही यहाँ विस्कस फोर्स के नाम से पढ़ रहे हो। तो दिस स्मॉल f is friction but called as viscous force, और इसकी वैल्यू निकालेंगे अगर, वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स विल बी, ये एक्सपेरिमेंटल है सो डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, ये एक कोफिशिएंट है ईटा। जैसे यहाँ पर सॉलिड्स के बीच में अगर आप फ्रिक्शन देखते थे तो म्यू इनटू नॉर्मल आता था, म्यू को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा गया था। तो यहाँ पर एक दूसरा कोफिशिएंट है, ईटा बोलते हैं इसको, ईटा इनटू इन लेयर्स का एरिया। अगर इन लेयर्स का एरिया ए मान लिया जाए, एरिया ऑफ लेयर इक्वल्स टू कैपिटल ए, दैट मींस ए, और दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, दो लेयर्स के बीच डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी यानी कि dv, और उन दो लेयर्स के बीच का सेपरेशन मतलब कि dy, और साथ में एक नेगेटिव साइन। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, सो प्रूविंग एक्सपेक्ट ना करिए आप।
रिजल्ट फॉर द विस्कस फोर्स। माइनस साइन का सिग्निफिकेंस है दैट विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स is always opposite to relative velocity. That is the meaning of the negative sign. Viscous force, which is a kind of resistance, a kind of friction force between the two layers of liquid, is against the relative velocity. Eta, capital A, area of the layers, dV, difference in the velocity of two layers, upon dy, separation between the two layers. सर ए क्या है? एरिया एरिया लिखा पर है, लेयर्स का एरिया, मतलब ये वाला एरिया जो लेयर्स का एरिया बनेगा। मतलब अगर हम रिवर की बात करें तो रिवर का ऊपर वाला एरिया जो आपको दिखता है जहां पर बोटिंग होती है, जितने एरिया पर आप बोटिंग कर सकते हो वो एरिया है। रिवर की बात करें तो वो उस एरिया की बात हो रही है। और ये जो टर्म dv by dy है, इसके लिए भी एक नाम है यार, तो नाम पहले सारे क्लियर हो जाए। dv by dy को हम नाम देते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट का। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे भी बोल देते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एक मैथमेटिकल टर्म है, ग्रेडियंट मैथमेटिकल टर्म है, डिफरेंशिएशन के लिए नाम यूज किया जाता है इसका, और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आगे समझ में आएगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जब आप डिस्टेंस के साथ करोगे तो उसको कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये सर, और टाइम के साथ रेट बोल दिया जाता है। टाइम को रेट बोलते हैं और पोजीशन के साथ ग्रेडियंट कह देते हैं उसको। फिलहाल के लिए इतना। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी क्या यूनिट्स आएंगी? इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट यहां से फाइंड आउट करते हैं जरा। इधर फोर्स है, मतलब न्यूटन, ये एरिया नीचे जाएगा अपॉन मीटर स्क्वायर, dy मीटर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और dv वेलोसिटी मीटर पर सेकंड वो नीचे आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या यूनिट बनेगी इसकी? एसआई यूनिट्स की बात करें अगर इसकी, ईटा की न्यूटन एसआई सेकंड पर मीटर न्यूटन स्क्वायर। सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट बन रही है इसकी न्यूटन, मीटर मीटर कैंसिल, न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर। यूनिट बनेगी न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। और इस यूनिट को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको एक अलग नाम भी दिया जाएगा। इसको नाम दिया जाता है डेकापोइस। डेकापोइस इसका एक नाम भी है ये। मतलब आपको न्यूमेरिकल्स में ईटा की जो वैल्यू दी जाएगी वो पोइस में दी जाएगी, पोइस में। लेकिन एसआई यूनिट डेकापोइस है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ध्यान रखना। एसआई यूनिट पोइस नहीं है, एसआई यूनिट डेकापोइस है। लेकिन न्यूमेरिकल डेटा जो होता है वो पोइस में होता है, तो उसको कन्वर्ट करना होगा एसआई यूनिट में, यानी कि डेका में कन्वर्ट करना होगा। और डेका में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर पोइस में दिया है इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 या अपॉन 10? अपॉन 10। अपॉन 10 पोइस को डेका में कन्वर्ट करना भाई। डेका को पोइस में अगर करें तो 10 और वाइस वर्सा। न्यूमेरिकल्स में किसी भी बुक में जब न्यूमेरिकल देखोगे तो पोइस मिलेगा तुमको, तो डेका अपॉन पोइस कोई नहीं बोलता। लेकिन एसआई यूनिट डेका पोइस है। ये अजीब सा कंट्रोवर्सी है कि जो एसआई यूनिट है उसमें डेटा अवेलेबल नहीं है। ये पता नहीं कौन सी हिस्ट्री है, भगवान जाने कि ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करी कि एसआई यूनिट बोला डेका पोइस और वैल्यू प्रोवाइड करते हैं पोइस में। तो कई बार क्या होता है कि आंसर्स में एक 10 का एरर आने लगता है। हमेशा आपके आंसर में 10 का डिफरेंस आएगा अगर आपने इस बात को ध्यान न दिया तो। मतलब आंसर 100 आना चाहिए, पता चला आपका 10 आ गया या 1000 आ गया, 0 का एरर आता रहता है। तो ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि न्यूमेरिकल्स में इसका ध्यान रखोगे। डायमेंशंस आप अपने हिसाब से निकाल लो। न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, वो निकाल सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा
मेरे ख्याल से बन जाएगा ये m ml minus 1 t minus 1. ml minus 1 t minus 1. देखो Yes जरा, sir. ml minus 1 t minus 1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये सब तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बस दो बातें ध्यान रखनी होती है। मैं आपको ना पहले सॉलिड वाले ब्लॉक से समझाऊं तो ज्यादा बेटर समझ पाओगे, एनालॉग से ज्यादा अच्छे समझ में आता है। मान लो हमारे पास कई सारे सॉलिड ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक। ये मैकेनिक्स का वही टॉपिक है यार आपका, मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम वाले टॉपिक कुछ याद आया आपको? दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक। यस सर। तो आप वही चीज फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रहे हो। आप ऐसे मान लो सेम चीज फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी जा रही है। ये सॉलिड ब्लॉक्स हैं, ये लिक्विड की लेयर्स है। अब अगर ये मान लो सब अलग अलग वेलोसिटी पे चले, ये सब अलग अलग वेलोसिटी पे चल रहे हैं, 7 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और ग्राउंड। तो पहली बात, अगर हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखाएंगे ना इसमें, अगर हम इसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस की डायरेक्शंस को दिखाना चाहें तो सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पर एक लेफ्ट साइड फ्रिक्शन दिखाएंगे F1। उसका रिएक्शन मतलब न्यूटन थर्ड लॉ के पॉइंट से 6, इस मिडिल ब्लॉक के ऊपर भी एक फ्रिक्शन दिखाओगे F1। फिर एक और फ्रिक्शन मिडिल ब्लॉक और लोअर ब्लॉक के बीच में चलेगा, जिसमें से लोअर ब्लॉक मिडिल ब्लॉक के ऊपर बैकवर्ड फ्रिक्शन लगाएगा F2। फिर ये मिडिल ब्लॉक इसका रिएक्शन लोअर ब्लॉक पर देगा F2 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शन आएगा लोअर ब्लॉक के ऊपर F3 और उसका रिएक्शन ग्राउंड के ऊपर आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है फ्रिक्शन की डायरेक्शन सारी? यस सर। यस सर। अब एक पॉइंट है, अगर उसका आंसर दे दिया तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। और ये बात कोई नहीं बताएगा तुमको, गारंटी बोल रहा हूँ आपको, ये बात किसी किताब में नहीं लिखी हुई है। ये अगर ये सारे ब्लॉक भले ही अलग अलग स्पीड पर चले, लेकिन आपस में अपनी अपनी स्पीड को मेंटेन किए हुए, मतलब ऊपर वाला ब्लॉक अपनी 7 मीटर पर सेकंड को मेंटेन कर रहा, मिडिल ब्लॉक अपने 6 मीटर पर सेकंड को मेंटेन कर रहा और लोअर ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड को मेंटेन किए हुए, मतलब वो बदलने नहीं दे रहे उसको। कुछ टाइम के बाद भी, आफ्टर सम टाइम, तब भी ये 7 पे रहेगा, तब भी ये 6 पे रहेगा और तब भी ये 4 पे रहेगा। मतलब ये सब बिना एक्सेलरेशन के आगे बढ़ रहे हैं और इन पर और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन के अलावा और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्सेप्ट ऑन द टॉप ब्लॉक, एक्सेप्ट ऑन द टॉप ब्लॉक। टॉप ब्लॉक के ऊपर हमने एक फोर्स लगाई हुई है, कैपिटल F। बाकी के ब्लॉक्स पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है फ्रिक्शन के अलावा और ग्रेविटी और नॉर्मल के अलावा। क्या होगा, क्या कंडीशन बननी चाहिए F1 और F2 में? इक्वल दिस ब्लॉक इज मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन। बराबर होंगे। तो इक्वल होंगे। F2 और F3 में इक्वल होंगे। इक्वल इक्वल होंगे। कैपिटल F और F1 में इक्वल इक्वल होंगे। इक्वल। यही सबसे की पॉइंट है, इस आर्टिकल का सबसे की पॉइंट यही है, मतलब जिसको आप बोलते हो बैकबोन कंसेप्ट यही है। इफ दे ऑल आर मूविंग विथ डिफरेंट बट कांस्टेंट वेलोसिटी, डिफरेंट बट कांस्टेंट, then capital F equals to F1, F1 equals to F2, because as per Newton law, resultant force on each block has to be 0. If there is no acceleration, there is no net force. Capital F equals to F1, F1 equals to F2, F2 equals to F3. Exactly same चीज हम यहाँ फॉलो करेंगे। जितनी भी हमारी बीच वाली लेयर्स होंगी, जितनी भी लेयर्स बीच वाली होंगी, जैसे जो बीच वाले ब्लॉक्स होंगे, उन पे दो फ्रिक्शंस लगेंगे, एक उसके ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से और एक उसके नीचे वाले ब्लॉक की वजह से। जो सैंडविच ब्लॉक होंगे बिटवीन द टू ब्लॉक्स, उन पे दो फ्रिक्शंस आएंगे। सिमिलरली जितनी भी लेयर्स
जितनी भी लेयर्स सैंडविच के फॉर्म में है, मतलब जिनके ऊपर भी लेयर है और जिनके नीचे भी लेयर है, उन सभी लेयर्स पर दो दो फ्रिक्शंस आएंगी। एनालॉग समझ में आ रहा है आपको दोनों का, दोनों आर्टिकल्स का पिक्चर? यस सर। यस सर। हाँ, और जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना कि कैपिटल F, F1, F2, F3 ये सब बराबर है, तो किसी भी इंटरमीडिएट लेयर पे ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर इक्वल और अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे, तभी इस लेयर की वेलोसिटी मेंटेन हो सकती है, अदरवाइज इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई भी टॉप लेयर छोड़ दीजिए आप, टॉप लेयर बिकॉज वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, इंटरमीडिएट लेयर्स की बात करते हैं, इंटरमीडिएट लेयर्स जिनके ऊपर भी कोई लेयर है, नीचे भी कोई लेयर है, तो इस पर दो फ्रिक्शंस आएंगी, वन फ्रॉम द टॉप लेयर, मतलब लेयर विच इज अबव इट, एंड अदर by the layer which is below it, and these two layers above and below will exert same friction force on the layer, then only velocity can be maintained, acceleration can be zero. बोलिए, दोनों को पैरेलल में लेके चलोगे तो ही ये बात समझ पाओगे। Yes, sir. ठीक है, Sir, can you repeat the statement once again? देखो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हमने इसमें कई सारी लेयर्स उठाई है ना, आप इसको पहले समझो यार, जो मिडिल ब्लॉक्स होंगे, मिडिल ब्लॉक्स के ऊपर दो फ्रिक्शंस लगेंगी, एक Yes, sir. फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा इसके ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से, और Yes, एक sir. फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर इसके नीचे वाले ब्लॉक की वजह से। हाँ सर। वह कांटेक्ट फोर्स है। तो any intermediate layer is in contact with the two layers, one above the layer, one above it, one below it, दोनों तरफ कांटेक्ट होगा लेयर्स का। Yes, sir. तो ऊपर वाली लेयर भी इस इंटरमीडिएट लेयर पर फ्रिक्शन लगाएगी और नीचे वाली लेयर भी इस इंटरमीडिएट लेयर पर फ्रिक्शन लगाएगी। Yes, sir. मैंने ये कहा था कि ये दोनों फ्रिक्शन सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट डायरेक्शंस के होंगे, क्योंकि ये लेयर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर जीरो आना चाहिए। Okay, sir. Thank you, sir. आ गया समझ। क्या मैं इस बात को फाइनली कंक्लूड करके ये कह दूं कि फ्रिक्शनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होगा? मतलब ये पोजीशन ऑफ लेयर पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन से लेयर पे फ्रिक्शन देख रहे हो। यस सर। मैं इस लेयर पे फ्रिक्शन चेक करूं, इसके नीचे वाली लेयर पे फ्रिक्शन चेक करूं, इसके नीचे वाली लेयर पे फ्रिक्शन चेक करूं, इसके नीचे वाली लेयर पे, सभी लेयर्स पर सेम फ्रिक्शन आएगा, जस्ट लाइक ऐसा। यस सर। यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स और यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स सेम ही नहीं है। कैपिटल F बराबर F1, F1 बराबर F2, F2 बराबर F3। है ना ये चीज? अगर ये कंडीशन दी जा रही है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटीज है, तो अगर ये कंडीशन दी गई है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी, बोलो भाई, यही मेन लाइन है यार इसकी। यस सर, यस सर। यस सर। यही मेन लाइन है Yes. इस क्वेश्चन की। ये बात Yes, अगर सब कन्विंस हो गई तो ठीक है, फिर टॉपिक खत्म है, इसमें बड़ा टॉपिक नहीं है, फॉर्मूला एक है, बट यही बात समझनी होती है दैट फ्रिक्शनल फोर्स वाई पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कि पोजीशन ऑफ लेयर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब लेयर जितना डीप होगी, मतलब ज्यादा डेप्थ पे है या लेयर ऊपर से कम डेप्थ पर है, फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिक्शन सब जगह एक जैसा होगा।
सर सर तो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसमें फोर्स कौन लगाएगा, क्या लगाएगा मतलब? उसमें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स होगी ना, बिकॉज वो फोर्स ऊपर जो होगा उसके ऊपर एयर होगा, तो वहां एयर और लिक्विड के बीच की विस्कोसिटी लगेगी। ये लेयर एयर के रिस्पेक्ट में चल रही होगी। ओके सर। इस पे भी लगेगा फोर्स, इस पे इसके ऊपर जो एयर होगी है ना, या जो भी मीडियम इसके ऊपर होगा उसका फोर्स आएगा। मतलब आप मान लो हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वहां पर, ठीक है? ये बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं अब। सर यस सर। यस सर। अब हम एक और एजम्पशन मानेंगे। एक और एजम्पशन हमारा ये होगा कि अगर ये लेयर किसी सॉलिड के कांटेक्ट में है, कांटेक्ट विद द सॉलिड, इफ इट इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, अगर ऐसा कुछ है तो सॉलिड के कांटेक्ट में जो लेयर होगी, सॉलिड के कांटेक्ट में जो लेयर होगी उसमें लेयर और सॉलिड दोनों सेम वेलोसिटी पर होंगे। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं आपको, तब पूरी बात समझ पाओगे। इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में दिखा रहे हैं। इमेजिन करें कि एक बॉक्स है, ठीक है? इमेजिन करना, एक हमने कोई एक बॉक्स लिया और उसको टेबल के ऊपर रखा। बॉक्स को टेबल के ऊपर रखते हैं, लेकिन टेबल और बॉक्स के बीच में गैप है। जो टेबल और बॉक्स है उनके बीच में गैप कर दिया हमने। टेबल और बॉक्स के बीच में गैप है और ये गैप d डिस्टेंस का है, और उस गैप को हमने फिल किया, उस गैप को फिल कर दिया एक विस्कस लिक्विड से। मतलब इनके बीच में एक विस्कस लिक्विड है, और by applying some constant force, the box is pulled with constant velocity. By applying a constant force, the box is moved with some constant velocity, v naught. The box is moving with constant velocity under the application of some external force. मेरा क्वेश्चन है, पावर कितनी चाहिए होगी? व्हाट इज द पावर बाय द फोर्स व्हिच इज मूविंग द बॉक्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी v naught? What power will be required to move this box at the constant velocity v naught? इसके अलावा इंफॉर्मेशंस क्या क्या है? ये जो बॉक्स है वो एक्चुअल में नीचे से रेक्टेंगुलर बेस का है, मतलब आप सिर्फ फ्रंट व्यू देख रहे हो इसका। एक्चुअल में ये ऐसा होगा, ऐसे करके 3D बॉक्स है। तो नीचे जो इसका बेस है वो एरिया दे रखा है हमें, बेस एरिया आपको कैपिटल ए दे रखा है, और जो विस्कस लिक्विड है इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा भी दे रखा है, और ये डी विड्थ है, ये भी दे रखा है मुझे, ये विड्थ डी है। मतलब इसके नीचे ऐसे लिक्विड की लेयर्स बन जाएंगी, बॉक्स के नीचे भी लिक्विड की लेयर्स होगी। अभी कुछ क्लियर हुआ पिक्चर कि नहीं? यस यस सर। तो ये प्रैक्टिकल से बात नहीं है यार। आप कोई लिक्विड रखो, विस्कस लिक्विड मतलब कोई गाढ़ा लिक्विड की बात कर रहे हैं, गाढ़ा लिक्विड। फ्रूट जैम रख लो आप, फ्रूट जैम सबसे बढ़िया विस्कस लिक्विड है। चाशनी रख लो, शहद हो, हनी हो वगैरह रख लो, ये सब विस्कस लिक्विड है, गाढ़े लिक्विड है। तो यार अगर हम बॉक्स को V नॉट से खींचेंगे तो लिक्विड की जो लेयर बॉक्स के कांटेक्ट में होगी, मतलब बॉक्स के साथ जो लिक्विड की लेयर होगी वो उतनी ही वेलोसिटी से चलेगी जितनी वेलोसिटी से ये बॉक्स चल रहा होगा। तो अगर हम बॉक्स को V नॉट वेलोसिटी से ड्रैग करेंगे तो जो लेयर बॉक्स के कांटेक्ट में होगी,
लिक्विड की जो लेयर बॉक्स के कांटेक्ट में होगी वो भी V0 से चलेगी, और लिक्विड की जो लेयर टेबल के कांटेक्ट में होगी, एक लेयर ऐसी भी होगी जो टेबल के कांटेक्ट में होगी, जीरो वेलोसिटी। वो जीरो वेलोसिटी पर होगी। यही मैं स्टेटमेंट बोल रहा था आपसे कि इफ द लिक्विड इज बिटवीन टू सॉलिड बॉडीज, टेबल एंड बॉक्स, then the layers in contact with the solid bodies will have same speed as of solid object. मतलब the layer in contact with the table will be at rest, the layer in contact with the box will move with V0. And what about other layers जो इनके बीच में होंगी, टेबल और They बॉक्स के can बीच have में? different velocities. हाँ राइट, बट क्या होंगी उनकी वेलोसिटी का प्रोफाइल क्या होगा? Constant. वेलोसिटी का Descending प्रोफाइल order. कैसी होगी? डिसेंडिंग कम ऑर्डर में होती होंगी रहेंगी सर, से ऊपर से नीचे। नीचे तक। तो डिक्रीज V0 होगा? से 0 के बीच में होंगी एंड कांस्टेंट हो। नहीं, डिक्रीज होगा ना, एवरी Yes. लेयर विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी, जी सर। Yes, sir. बट हाउ विल दे डिक्रीज? प्रोफाइल का मतलब विल दे डिक्रीज V0 से लीनियरली? 0 तक डिक्रीज होंगी। तो डिक्रीज होने के तरीके भी तो है ना, लीनियरली या फिर क्यूबिक फॉर्म में, पैराबोलिक फॉर्म में, इन विच फॉर्म? ये तो ऑब्वियस है कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी, बट उसका प्रोफाइल मतलब इन विच वे? लीनियर डिक्रीमेंट होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होंगे, क्यूब के फॉर्म में होंगे, या किसी और फॉर्म में होंगे? मतलब मैथमेटिकली वो इक्वेशन क्या होगी वेलोसिटी की डिक्रीज करने की? ये क्वेश्चन है मेरा। ये ऑब्वियस है कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो इसके लिए वो कंसेप्ट अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन वही बात है, जिस दिन उनके सामने बढ़िया क्वेश्चन आएगा ना, गारंटेड झेल सर जाएंगे। लीनियरली। हाँ, अब ठीक, यही चीज अगर कंसेप्ट यहीं पर है, और ये चीज सब लोग छुपाते हैं इसको। विस्कस फोर्स इज माइनस ईटा ए एंड डीवी डिवाइडेड बाय डी वाई, और हमने आपसे कहा कि एफ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है, कुल मिलाकर के एफ कांस्टेंट चीज है। ये आप अब आप अगर ये न समझ में आ रहा हो तो बस इतना याद रखना, एफ कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल चीज नहीं है, कांस्टेंट है। वेरिएबल यहां पर वेलोसिटी है। अब आप खुद बताओ, अगर हम बॉक्स से वाई डिस्टेंस नीचे जाएं, बॉक्स से वाई डिस्टेंस नीचे, तो क्या कोई एरिया में चेंज आएगा? चेंज ऑफ एरिया? नो सर। नो सर। नो। जो यहाँ पर लेयर है, उसके नीचे जो लेयर है, उसके नीचे जो लेयर है, और नीचे जो लेयर्स हैं, क्या ये सब अलग अलग एरिया वाली लेयर्स हैं या सबका एरिया सेम है? अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो सेम एरिया। रेक्टेंगुलर सेम होगा, सिंस ऑल आर रेक्टेंगल। प्लेइंग कार्ड वाला एग्जांपल हुआ, प्लेइंग कार्ड के जितने कार्ड आप एक के ऊपर एक रखोगे वो सब सेम एरिया के बनेंगे। एक किताब के अंदर जितने पन्ने लगे हैं और रेक्टेंगुलर पेजेस हैं वो सब सेम एरिया के हैं। तो यानी कि ऊपर से अगर आप वाई डिस्टेंस नीचे बढ़ते हो तो एरिया, क्या एरिया वाई का फंक्शन है या एरिया वाई के इंडिपेंडेंट है? Independent है। तो एरिया इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। ईटा वैसे भी कांस्टेंट है। अब इस पूरी इक्वेशन में बचा क्या आपके पास? dv अपॉन dy। जब सारी चीजें y के इंडिपेंडेंट हैं तो जो dv बाई dy बचा, क्या ये चीज y के इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए? Yes, sir. कांस्टेंट होना चाहिए। So dv by dy has to be a constant value, y के इंडिपेंडेंट। अब थोड़ा सा आपको मैथ पता होनी चाहिए, कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आता है? लीनियर। लीनियर। लीनियर फंक्शंस का ही डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी और y लीनियर फंक्शंस होंगे। तो यहां से आप कहोगे कि वेलोसिटी मस्ट बी सम लीनियर इक्वेशन विथ y, तो उसको हम ay प्लस b मान लेंगे।
velocity has a linear equation with y, so velocity equals to a into y plus b. देखो टाइम बचाने के लिए ना इसको डायरेक्ट कर सकता था, बहुत डायरेक्ट बोल देता कि ये लिख लो आप। अब a और b की वैल्यूज निकालने को आती है, a और b की वैल्यूज। तो सबसे ऊपर यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी, ये पॉइंट वो है जहां y 0 होगा, और यहाँ पर क्या वेलोसिटी है एट दिस पॉइंट वेयर y is 0, वेलोसिटी v naught. Not. तो y 0 एंड वेलोसिटी इज v naught। ये हमने इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन में कंडीशंस डालने जा रहा हूँ कि व्हेन y is 0 वेलोसिटी इज v naught, तो y 0 वेलोसिटी v naught। तो इससे b की वैल्यू आ गई। एंड व्हेन y इक्वल टू d, व्हेन y इक्वल टू d मतलब बिल्कुल नीचे आ गए, दिस y इक्वल्स टू d, क्या वेलोसिटी हो गई यहाँ पर? 0. 0. तो y इक्वल टू d, वेलोसिटी 0, सो 0 इक्वल टू a, y इक्वल टू d, एंड b हम पहले ही निकाल चुके, b इक्वल्स टू v नॉट। यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, तो a इक्वल्स टू माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय d। a और b दोनों की वैल्यू मिल गई, सो वेलोसिटी की इक्वेशन सॉल्व हो गई। एंड दैट मीन्स कि वेलोसिटी इज माइनस v नॉट अपॉन d इंटू y एंड प्लस v नॉट। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी आ गई, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी विथ y। तो अब आपको जिस भी लेयर की वेलोसिटी चाहिए वो आ जाएगी, जिस भी लेयर की वेलोसिटी निकालनी है वो आ जाएगी यहाँ से। सर हाँ जी, सर वो आपने मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में जैसे मतलब कुछ वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एडजेसेंट ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है वो चेंज करता जाता है, तो सर इसमें ऐसे पॉसिबल होगा कि नीटा मतलब जो ईटा है सर वो वैरी करे वाई के साथ या कि? हाँ हो सकता है, हो सकता है, ओके हो सकता है। तो उस केस में dv बाई dy लीनियर फंक्शन नहीं होगा। सर जैसे वो शुगर सॉल्यूशन वाला जो एग्जांपल होता है उसमें हो वैसे सकता, बिल्कुल। मैं क्या बोला, की पॉइंट सिर्फ एक है, सिर्फ एक की पॉइंट है आपके पास, दैट फ्रिक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ y बिकॉज वी आर स्टडिंग स्टडी फ्लो। हमारा टॉपिक ही वही है, कांस्टेंट वेलोसिटी का फ्लो। हम वेलोसिटी चेंजिंग विद टाइम का फ्लो लेंगे ही नहीं, आएगा भी नहीं हमारे सिलेबस में। तो सब कुछ पॉसिबल है एक्सेप्ट वन चीज, फ्रिक्शन y के इंडिपेंडेंट रहना चाहिए किसी भी कंडीशन में, भले ईटा आपका वेरिएबल हो जाए तब भी। सर। ये आप न्यूटन लॉ फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ सर तरीका तो यही होगा सर, फिर डायरेक्ट कैसे बता देते हैं लोग? क्या सर बता आप दो, क्या कैसे बताते हैं? आप कभी किसी शॉर्ट एग्जाम्पल को देखो, बता रहा हूँ कैसे बताते हैं। आगे बढ़ते हैं पहले। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं, मेरा क्वेश्चन ये हो कि ऊपर से d/3, ऊपर से d/3 डिस्टेंस पे जो लेयर होगी वो कितनी वेलोसिटी से चल रही होगी? 4v0/3। एज एग्जांपल ऊपर से d/3 डिस्टेंस वाली लेयर की स्पीड बताओ। तो रखो y की जगह d/3, y की जगह 2v0/3. हाँ सर सॉरी सर, माइनस है। 2v0/3 आ जाएगा। So now we can find out velocity of any layer provided उसका डिस्टेंस आपको बताया जाए क्वेश्चन में। हम कहते हैं ऊपर से d/4 डिस्टेंस पे जो लेयर है उसकी क्या स्पीड है, तो y बराबर d/4 रख दो। ठीक है, यहाँ तक सही है? यस अब आगे आइए, आगे ये पार्ट लोग स्किप करते हैं, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ये स्किप हो जाता है। अब ये जो बॉक्स है इसको जब आप आगे खींचोगे तो इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस आएगी, इसके ऊपर फ्रिक्शन आएगा, बट दिस इज फ्रिक्शन बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, इसको ही विस्कस फोर्स का नाम दिया है, और यही फ्रिक्शन फोर्स इस फॉर्मूले से आएगा। फ्रिक्शन विल बी बाय दिस रिजल्ट। क्या बनेगा ये?
क्या बनेगा इस फ्रिक्शन की वैल्यू? इक्वल टू माइनस ईटा ए एंड नाउ डीवी बाई डी वाई। करो जरा डिफरेंशिएट, इससे क्या आएगा? V नॉट बाई डी। व्हाट इज डीवी बाई डी वाई? माइनस वी नॉट बाई डी आएगा। सही से डिफरेंशिएट करके देखो उसे। यस सर वो माइनस देखा नहीं। यस सर। दूसरी बार है जब माइनस नहीं देख रहे हो। माइनस वी नॉट बाई डी। सो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। लोग डायरेक्ट बता देते हैं, लोग ये कहते हैं कि डीवी बाई डी वाई जो होगा, यहाँ पर वी नॉट वेलोसिटी है, यहाँ जीरो वेलोसिटी है, बीच में डी डिस्टेंस है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है, डायरेक्ट लिख दो। आएगा तो उससे भी यही चीज भाई, यहाँ पर वी नॉट वेलोसिटी, यहाँ जीरो वेलोसिटी, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? इन दोनों के बीच में, टॉप लेयर और बॉटम लेयर के बीच में डी। तो डिफरेंस इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डी, वो कहते हैं कि डीवी बाई डी वाई इतना होगा। मतलब वो पहले ही ये मान के चलते हैं कि डीवी बाई डी वाई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जो गलत मिसकंसेप्ट, मतलब गलत कंसेप्ट बना देता है, डीवी बाई डी वाई हमेशा कांस्टेंट नहीं आने वाला। इस स्पेसिफिक एग्जांपल में कांस्टेंट है वो। खैर, फ्रिक्शन की वैल्यू सिंपलीफाई करके ईटा ए वी नॉट बाई डी आ जाएगी। तो हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो कितना लगाएंगे यहाँ पर? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है मुझे, इक्वल तो होगा। हमारा एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन बराबर होना चाहिए। तो हम पावर कितनी लगाएंगे यहाँ पर? हमें पावर पूछा गया है, तो सीधा सा एक्सटर्नल पावर शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स जो कि फ्रिक्शन के ही बराबर है, ईटा ए वी नॉट बाई डी, एंड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, यस सर। वो हो गया पावर। ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। तो जितने रेक्टेंगुलर बेस वाले होंगे, जो रेक्टेंगुलर बेस वाली बॉडीज होंगी, उनके लिए वेलोसिटी और वाई हमेशा लीनियर इक्वेशंस में आएंगी। अगर लेयर्स रेक्टेंगल के फॉर्म में है तो वेलोसिटी और वाई लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में रहेंगी, और तब चाहो तो आप डायरेक्टली डिफरेंस इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डी करके डीवी बाई डी वाई निकाल सकते हो। डीवी बाई डी वाई डायरेक्ट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन तभी निकालना जब ये रेक्टेंगुलर बेस की चीजें हों, मतलब लेयर्स रेक्टेंगल के फॉर्म में हो। अब एक क्वेश्चन और है। यहाँ पर हमारे पास कोई एक, मतलब ग्लास की प्लेट है, ग्लास प्लेट, और इसके ऊपर और नीचे विस्कस लिक्विड है। ऊपर भी विस्कस लिक्विड है, नीचे भी। और ये ऊपर एक फिक्स्ड सरफेस है ऊपर, और नीचे भी एक फिक्स्ड सरफेस है। और ये डिस्टेंस हमारे लिए h1 दे रखा है, और ये डिस्टेंस हमारे लिए h2 प्रोवाइड किया हुआ है। और इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से खींच रहे हैं। तो कितना पावर चाहिए? एक्सटर्नल पावर की वैल्यू, रिक्वायर्ड पावर टू पुल द प्लेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पर विस्कोसिटी ईटा 1 की है, और यहाँ पर विस्कोसिटी ईटा 2 की। ईटा 1 ईटा 2 विस्कोसिटीज हैं। ये h1 है, ये h2 है, ग्लास प्लेट। और ये 2 डायमेंशनल व्यू है। ग्लास प्लेट एक्चुअल में ऐसी होगी, ऐसे रेक्टेंगल के फॉर्म में होगी ये ग्लास प्लेट। तो आपको सिर्फ फ्रंट व्यू दिया जा रहा है, फ्रंट व्यू। एक्चुअल में ये L/B साइज की ग्लास प्लेट है। मतलब यहाँ पर दिखाएं तो इसकी एक डायमेंशन ऐसे जा रही होगी अंदर की तरफ। तो अब इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं यार, क्योंकि ग्लास प्लेट ऊपर से रेक्टेंगुलर फॉर्म है, नीचे भी रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो रेक्टेंगुलर लेयर वाले क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट अब कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। ऐसे कंसेप्चुअली चीजें समझ आ गई हैं।
तो अब हम डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। यस सर। भाई जो ग्लास प्लेट के ऊपर वाली लिक्विड होगी ये V0 से चलेगी ऊपर, तो यहाँ पर विस्कोसिटी की फोर्स आएगी, ग्लास के ऊपर विस्कोसिटी की फोर्स F1, और ग्लास के नीचे विस्कोसिटी की फोर्स आएगी F2। और अब हम इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। यस सर। F1 कितना लिखेंगे, जो ऊपर वाली विस्कस फोर्स F1 है उसकी वैल्यू, तो यहाँ की विस्कोसिटी η1, इसका एरिया L इंटू बी, और यहाँ और फिक्स सरफेस के बीच वेलोसिटी का H1 डिफरेंस, इन दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस, तो यहाँ पर 0 वेलोसिटी है, यहाँ पर V0 वेलोसिटी है, डिफरेंस इन द वेलोसिटी V0 अपॉन ये हाइट H1। अब आप कर सकते हो डायरेक्ट एक एग्जांपल करने के बाद। और ऐसे ही जो F2 वाला फ्रिक्शन जो नीचे लग रहा है, इसको निकालने के लिए करेंगे η2 एरिया V0 अपॉन H2। और मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों के समेशन के बराबर आएगा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए आपको। यस सर। यस सर। तो एक्सटर्नल पावर कैसे निकाली जाएगी? एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों का समेशन होगा, और एक्सटर्नल पावर निकालने के लिए फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो इस तरीके से करोगे, मतलब अब करो आप, ठीक है अब कर लो, रेक्टेंगल वाली चीज पढ़ाने के बाद अब कर लो आप, अब आप ऑब्जेक्टिवली करो इसे डायरेक्टली। चले आगे आप। यस सर। यस सर। यस सर। और बड़े लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं इसके, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस ही हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट फिर भी सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। ना एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, डिफिकल्ट भी है, मैं बता दो पहले बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी एक सिलेंडर है, मतलब दो सिलेंडर्स का सिस्टम मान ले, एक सिलेंडर उसके इनसाइड एक और सिलेंडर। मतलब सर ठीक है, अंदर वाला तो सॉलिड सिलेंडर है, आउटर और इनर रेडियस है। हाँ जी, इसकी रेडियस ए है और दूसरे वाले की रेडियस बी है, ए रेडियस और बी रेडियस है इनके, ए और बी। और दोनों सिलेंडर के बीच में जो स्पेस है ना, बिटवीन द टू सिलेंडर्स, उसको विस्कस लिक्विड से भरा जा रहा है, विस्कस लिक्विड बिटवीन द टू सिलेंडर्स। ऐसे दोनों के बीच में, अंदर वाला सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान दीजिएगा, ये सॉलिड सिलेंडर, तो जो गैप बचा उसमें विस्कस लिक्विड फिल कर दिया। बाहर वाला सिलेंडर फिक्स्ड है और अंदर वाले सिलेंडर को कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रैग किया जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे इसको। सेम क्वेश्चन, कितना पावर चाहिए मेरे को, कितनी पावर होनी चाहिए ताकि इसको हम खींच पाए? तो सर यहाँ पे तो मतलब ए कांस्टेंट तो है नहीं, तो एलिमेंट लीजिए फिर, मतलब वो जो सिलेंड्रिकल शेल का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, आर डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस का एलिमेंट। ना वो काम नहीं करना, कैलकुलस नहीं चाहिए मेरे को, वो एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर रेक्टेंगल वाले से गलत कॉन्सेप्ट बन गया होता तो सिलेंडर वाले में तो 100% गलत आंसर आएगा। बट उसमें कैलकुलस, ये मत सोचो कैलकुलस नहीं लगानी, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के यूज है। अब की बार लेयर्स कैसी बनेंगी अगर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को आगे खींच रहे तो?
दो सिलेंडर्स के बीच में लिक्विड किस टाइप के लेयर्स के में बनेगा? कर्व्ड लेयर्स। आर्क के फॉर्म में। अरे लेयर लेयर भैया, लेयर मतलब सरफेस सरफेस सरफेस। के फॉर्म में। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस देखो ना, सिलेंडर का कर्व सरफेस, लेयर लेयर की ज्योमेट्री। हाँ यस सर। लेयर, सुनो तो, लेयर की ज्योमेट्री वही होगी जो सॉलिड बॉडी की ज्योमेट्री है। सॉलिड बॉडी सिलिंड्रिकल शेप की है, तो इसमें जो लैमिनाज होंगे वो सिलिंड्रिकल हो जाएंगे। सॉलिड बॉडी अगर रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री की है तो लैमिनाज रेक्टेंगुलर हो जाएंगे। सॉलिड बॉडी कोनिकल ज्योमेट्री की है, कोनिकल लैमिनाज हो जाएंगे। सिंपल सा रूल है। तो बिकॉज हम सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं तो इनके कांटेक्ट में सिलिंड्रिकल लेयर्स आएंगी। अब बहुत बेसिक सा रूल है यार, हमने अपनी थ्योरी बनाई और अब सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर जाऊं, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर, और एक सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन करूं, सिलिंड्रिकल सरफेस यहां पर इमेजिन कर लूं, हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली आर रेडियस का एक सिलिंड्रिकल लेयर इमेजिन कर लूं जिसकी v वेलोसिटी है, जिस लेयर की वेलोसिटी v है। और हमने अभी अभी कंसेप्ट बताया आपको कि विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है इट इज इक्वल टू माइनस ईटा टाइम्स एरिया और dv अपॉन dy। बट इस बार dy की जगह dr कर लेंगे क्योंकि हम स्मॉल r से अपना पोजीशन इंडिकेट कर रहे हैं। पोजीशन को आप स्मॉल r से दिखा रहे हो। यस सर। बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। कैपिटल ए क्या है यहाँ पर? कैपिटल ए मतलब एरिया ऑफ दिस लेयर, लेटरल एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसका, सिलेंडर का कर्व। अगर इसकी लेंथ l मान लीजिए 2 पाई RL। 2 pi RL। तो माइनस ईटा 2 पाई RL और dv अपॉन dr और इधर f। मैंने आपसे सिर्फ एक बात कही थी याद करने के लिए कि हमारे सिलेबस के अंदर ये f इंडिपेंडेंट रहना चाहिए r के। इसमें r दिख रहे हो, पिछली बार y लिखा था, y की जगह इस बार r यूज कर लिया है। स्टडी फ्लो का यही मतलब है, मीनिंग ऑफ स्टडी फ्लो। तो अगर लेफ्ट साइड इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल r है जबकि राइट साइड में यहाँ पर r का टर्म दिख रहा है, तो आपकी उम्मीदें क्या कहती हैं कि dv बाई dr क्या होना चाहिए? क्या इसमें कोई r का टर्म होना चाहिए? Yes, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल r मतलब मेरे को इधर स्मॉल r का टर्म नहीं चाहिए, स्मॉल r का R की पावर -1 होना चाहिए। R का टर्म होना चाहिए। यस सर, बटन बना रहना चाहिए। तो अगर यहाँ स्मॉल r है तो क्या आप यहाँ पर 1 बाई स्मॉल r एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ताकि ओवरऑल स्मॉल मतलब स्मॉल r डिसअपियर हो जाएगा? तो dv बाई dr में 1 बाई r का टर्म होना चाहिए। यस सर। यस सर। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें 1 बाई r करके डिफरेंशिएशन आता है? लॉग का। राइट। यहाँ स्मॉल r है और इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल r करने के लिए dv बाई dr में 1 अपॉन स्मॉल r होना चाहिए। 1 अपॉन स्मॉल r का टर्म लॉग फंक्शन के डिफरेंशिएशन में आता है, मतलब वेलोसिटी r का लॉगरिथम होगा, लॉग फंक्शन होगा। वेलोसिटी और r के बीच में लॉग वाला फंक्शन बनना चाहिए। तो हम उस फंक्शन को इमेजिन करेंगे, लेट v इक्वल टू सम कांस्टेंट a ln, हम इसको मानेंगे सम कांस्टेंट a ln r n प्लस b। ये थोड़ी मैथ की स्किल है, थोड़ी सी मैथ चाहिए होगी हल्की सी। यस क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, क्या इसके डिफरेंशिएशन में 1 बाई r आ जाएगा? यस सर। यस सर। A बाय R आएगा बेसिक। ए आने दो, उससे मतलब कांस्टेंट जितने आने हैं, कांस्टेंट से मतलब नहीं है,
मतलब ये स्मॉल आर तो कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर तो हट जाएगा, स्मॉल आर यस हटाना सर, पड़ेगा, हट जाएगा। बस इतना है। ये बी और बी आएगा। अब ए और बी हम उससे निकालते हैं लिमिट्स डाल करके। कैसे? जो लेयर स्मॉल ए रेडियस की होगी, मतलब अंदर वाले सॉलिड के कांटेक्ट में, मतलब फॉर स्मॉल आर इक्वल टू ए, विच मीन्स द लेयर इन कांटेक्ट विद द इनर सिलेंडर कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा वो? V naught. V naught. V इक्वल्स टू V नॉट। ये एक कंडीशन हुई, यहाँ रख दो स्मॉल। अच्छा एक मिनट, ये ए ने कुछ और मानना पड़ेगा यार, ए और बी को कुछ और मानने पड़ेंगे, बिकॉज ए और बी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। X और Y मान लीजिए। सर X और Y सी और डी कर देते ना, सी डी, ठीक है। तो V की जगह रख देंगे V नॉट, C ln A और प्लस D। एक इक्वेशन ये बन गई, ये एक इक्वेशन बनी अभी। यस सर। फिर फॉर स्मॉल r इक्वल टू B, मतलब वो लेयर जो बाहर वाले सिलेंडर के कांटेक्ट में है, जो फिक्स है, 0 हो जाएगी V is equals to 0 हो जाएगा। जीरो। दूसरी इक्वेशन V इक्वल टू 0 कांस्टेंट ln B और प्लस D, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दो इक्वेशन से C और D कैसे आएंगे? मैथ तो चलेगी भाई, मेरा मैथ के तो वैसे भी नहीं हो पाएगा था। तो सेकंड इक्वेशन से D तो आ ही जाएगा, सेकंड इक्वेशन से। निकाल पाएंगे? V naught upon 1 minus ln A minus B. हाँ, C और D निकालने हैं, दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा आंसर यार। अगर आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये D चला जाएगा और C ln A माइनस C ln B सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बन जाएगा C ln A by B इक्वल्स टू V नॉट, यानी C की वैल्यू आ गई V नॉट डिवाइडेड बाय ln ऑफ A अपॉन B, ये आ जाएगा। और जब C की वैल्यू आ जाएगी तो D की वैल्यू भी आ जाएगी सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से D की वैल्यू माइनस C ln B, मतलब माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय ln A by B इंटू ln B, ये D की वैल्यू। तो अब आप वेलोसिटी का पूरा फॉर्मूला निकाल सकते हो, टोटल वेलोसिटी क्या आएगी। यहाँ C रखा है, यहाँ D रखा है, फाइनली हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या होगी। सो फाइनली V इक्वल टू, C की जगह पर ये रखेंगे V नॉट बाई ln A बाई B इंटू ln R और प्लस D की जगह ये चीज माइनस V नॉट ln B अपॉन ln A बाई B, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लगाए मैथ्स का, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। V नॉट ln R बाय B अपॉन ln A बाय B। हाँ, मतलब यहाँ ln R बाई B आ जाएगा। ये कुल मिलाकर के वेलोसिटी का फंक्शन आएगा। ठीक है, कुल मिला के ये आएगा V बराबर V नॉट डिवाइडेड बाय ln A बाई B ln R बाई B, और इससे dV बाई dr कितना आएगा? इससे dV बाई dr, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dV बाई dr की वैल्यू
डीवी बाई डी आर यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करें, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। डीवी बाई डी आर क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू आर। C by R. डीवी बाई डी आर विल बी सी बाई आर। तो हम अपने डीवी बाई डी आर की जगह, अपने डीवी बाई डी आर की जगह सी बाई आर करेंगे। आर और आर कैंसिल, आर आर कैंसिल। तो यहाँ पर एल और इंटू सी आएगा। सी की वैल्यू रखेंगे ये वाली, वी नॉट बाई ये चीज, और माइनस को एडजस्ट कर सकते हैं, माइनस को एडजस्ट कर सकते हैं LM B by A हो जाएगा। लॉग प्रॉपर्टी से। लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करें ना, अगर आपको B पता हो। by A हो जाएगा। हाँ, इस माइनस को हटा करके यहाँ a बाई बी की जगह b अपॉन ए अकॉर्डिंग टू लॉग फंक्शन। फ्रिक्शन आ गया, और एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन के बराबर ही चाहिए मुझे। तो एक्सटर्नल पावर जो चाहिए होगी वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी, यानी फिर से v स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर एक्सटर्नल पावर का आंसर ये होगा। ये पहले मैंने कहा था डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट इन सब चीजों की वजह से, डिफरेंशिएशन, लॉग, सब एक से बढ़कर एक चीजें हैं इसमें। मैं मैथ्स में लॉग वैसे भी डिफिकल्ट लगता है, डिफरेंशिएशन तो डिफिकल्ट है ही है। सर एक चीज सर। पूछनी थी। सर जैसे अगर ये एफ में हम लोग ने पहले माइनस को एडजस्ट किया रेसिप्रोकल करके बी बाई ए को, तो सर लेकिन अगर जैसे टेस्ट में अगर सर मैं होता तो मैं वो तो सर माइनस एडजस्ट होगा ही यार, क्योंकि वो माइनस आपको दिख रहा है, एक्चुअल माइनस आएगा थोड़ी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लॉग में a अपॉन बी है और a छोटा है b ज्यादा है, तो ये लॉग ऑफ फ्रैक्शन ले रहे हो, और फ्रैक्शन का लॉग नेगेटिव आता है, नेगेटिव होता है। तो वो नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में आंसर नेगेटिव नहीं है। यस सर, यस सर। लॉग के अंदर 1 से छोटी वैल्यू है, लॉग टेबल्स में इनका लॉग देखो तो क्या आता है। नहीं सर, वो समझ रहे हैं सर। सर मेरा डाउट ये था कि जैसे बिना माइनस एडजस्ट किए अगर हम लोग पावर पी एक्सटर्नल निकालते तो सर क्या वैल्यू डिफरेंट आती? कहाँ अलग आती भाई, यहाँ आपका अगर माइनस नहीं एडजस्ट करो तो माइनस रहने दो, नीचे भी तो उल्टा आता है, यहाँ भी तो a बाई बी आता है आपका। जी सर। तो सेम ही तो है, आंसर तो वही है। आप यहाँ माइनस हटा करके यहाँ लॉग बदल दो, या ऐसे ही छोड़ दो, दोनों आंसर सही हैं। एक ही आंसर है यार, उसमें क्या परेशान हो रहे इस माइनस की वजह से। नहीं सर, हो जैसे मैं फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते ना सर, अगर वो ये उसकी बात है। मैग्नीट्यूड ही आ रहा है, इसमें माइनस को हटाना नहीं कभी, ये हाँ मैग्नीट्यूड ही आएगा, पॉजिटिव वही आंसर ही पूछ रहा आएगा। ये माइनस आपको लग रहा है कि आंसर माइनस में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये पॉजिटिव आंसर ही है। जी सर, जी सर। सर ये 2 पाई के बाद एल क्या लिखा है सर? एल इस सिलेंडर की लेंथ थी, शायद हटा दिया उसको ना, ये लेंथ। ओके तो सर। तो बस शुरुआत में एक पॉइंट पे डिस्कनेक्ट हो गया था जब आपने वो बताया था डीवी बाई डी आर शुरुआत में। तो सर वो डी आर का एक बार बता दीजिए, मतलब हमने पिछले एग्जांपल्स में वाई हमने एकदम एंड पॉइंट से लिया था, यहाँ पे सेंटर से ले रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं यार, तो सिलेंडर के सेंटर से इसलिए ले रहे हैं ना, वो तो देखो फर्क होता है यार, रेफरेंस पॉइंट जो होता है ना, स्फीयर के केस में आप रेफरेंस स्फीयर का सेंटर रखते हो, यस सर। सिलेंडर के केस में हम उसका एक्सेस रखते हैं, बिकॉज जितनी भी डिस्टेंस होती है वो यहीं से मेजर की जाती है। रेक्टेंगल के केस में रेक्टेंगल को ही रेफरेंस मान लिया जाता है, बिकॉज जब आप इसका एरिया निकालोगे तो उसमें रेडियस चाहिए होगा ना मुझे। अगर मैं यहाँ से r लिख लेता तो एरिया कैलकुलेट करने में मुझे ये रेडियस चाहिए। जी सर। तो ये तो बेसिक पॉइंट है कि तो वो बेसिकली हम पे डिपेंड करते हो गिवन इन्फॉर्मेशन पे कि हम कहाँ से हाँ, ले। वो आपके ऊपर है। ओके सर।
रेक्टेंगुलर प्लेट वाला आसान है, लेकिन बाकी सब टफ है, बाकी सब इसी वजह से टफ हो जाते हैं। क्या है इसका सेकंड पार्ट है, फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड, फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब, थ्रू अ नैरो ट्यूब। फ्लो ऑफ लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल पाइप, विस्कस लिक्विड है एक्चुअली, थ्रू ऑफ विस्कस लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल पाइप। ये पॉइजनीज इक्वेशन के नाम से पढ़ते हैं इसको, पॉइजनीज इक्वेशन, पॉइजनीज इक्वेशन के नाम से। ऐसे करके एक सिलेंड्रिकल पाइप है, हॉरिजॉन्टल, इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल होना इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर से लिक्विड फ्लो हो रहा है। लेकिन आइडियल लिक्विड नहीं है, विस्कस लिक्विड है, बार बार कह रहे हैं आपसे, विस्कोसिटी है इसमें, रेजिस्टेंस है इसके अंदर, और ये राइट साइड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इधर, और वो फ्लो कैपिटल क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड है, कैपिटल क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड, और ये हमें फाइंड आउट करना है, टारगेट हमारा यही है, कैपिटल क्यू निकालना है मुझे। जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसमें इसकी लेंथ दी जा रही है, सिलेंडर का रेडियस दिया जा रहा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन है, लेंथ गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है, ईटा दिया है, एल दिया है, आर दिया है, और साथ में ये दिया है लेफ्ट साइड में जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं हम लोग, इस साइड से जो लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो P प्लस डेल्टा P है, और राइट साइड से जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ P है। इस साइड से प्रेशर कैपिटल P लग रहा है, मतलब प्रेशर डिफरेंस है, इस साइड और इस साइड प्रेशर डिफरेंस है। तो प्रेशर डिफरेंस हुआ, हॉरिजॉन्टल पाइप है, उसके अंदर विस्कस लिक्विड है, राइट साइड फ्लो कर रहा है, कैपिटल क्यूब मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट पर, ये फाइंड करना है, कैपिटल क्यू सॉल्व करना है हमें। इंफॉर्मेशन में लेंथ गिवन है, ईटा गिवन है, रेडियस गिवन है, प्रेशर डिफरेंस गिवन है, ये सब दे रखा है, इतनी सारी चीजें दी गई। तो फर्स्ट पॉइंट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले विस्कस लिक्विड जहां भी होंगे, सबसे पहला काम आता है कि लेयर चूज करेंगे, सबसे पहला काम लेयर। तो यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल लेयर बना रहे, एक सिलिंड्रिकल लेयर जिसका रेडियस स्मॉल आर होगा, सिलिंड्रिकल लेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप, इमेजिन अ सिलिंड्रिकल लेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। पहला स्टेप, इसकी वेलोसिटी v मान ले, स्मॉल आर रेडियस का एक सिलिंड्रिकल लेयर मानते हैं और उसकी वेलोसिटी को v मानते हैं। और अब इस लेयर के अंदर, इस लेयर के इनसाइड जितना भी लिक्विड है उसका फ्री बॉडी डायग्राम,
इस सिलेंडर के अंदर जितना भी लिक्विड है उनका फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे फॉर दिस सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर रेडियस का जो सिलेंडर है उसके अंदर कुछ लिक्विड है, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब इस सिलेंडर पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो क्योंकि इस सिलेंडर की लेफ्ट साइड और राइट साइड में प्रेशर का डिफरेंस है, इस साइड ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इस साइड कम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो जो प्रेशर डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इतना फोर्स राइट साइड लगेगा। डिफरेंस इन द प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये एक फोर्स आएगी प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और दूसरी फोर्स, प्रेशर की फोर्स के अलावा दूसरी फोर्स जो लगेगी, इसको अपोज करने के लिए विस्कस फोर्स, इसके अपोजिट साइड पर विस्कोसिटी की फोर्स, इसके अपोजिट में विस्कस फोर्स। किसके ऑपोजिट में विस्कस फोर्स सर? वेलोसिटी के अपोजिट। ओके सर। एक प्रेशर डिफरेंस की फोर्स लग रही, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, और एक मोशन के अपोजिट विस्कस फोर्स, मोशन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, और वो कितना लिखेंगे माइनस ईटा एरिया ऑफ द लेयर, सिलेंडर की लेंथ को एल माना हुआ है, एरिया ऑफ लेयर 2 पाई आर एल इंटू डीवी डिवाइडेड बाय डी आर। और क्योंकि हम लोग पहले बोल चुके हैं हमारे जितने भी ये फ्लो हैं, विस्कस लिक्विड के जितने भी फ्लो हैं वो सब कांस्टेंट वेलोसिटी वाले हैं। तो अगर वेलोसिटीज कांस्टेंट है, कोई एक्सेलरेशंस नहीं आ रही है, इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, इन दो फोर्सेस का रिलेशन क्या बनना चाहिए? इक्वल कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। इन दो फोर्सेस को इक्वेट कर दो बिकॉज वेलोसिटीज कांस्टेंट है, और चेक करके बताइए डीवी बाई डी आर कितना बनेगा। डीवी बाई डी आर की वैल्यू इन दोनों को इक्वेट करके शायद कुछ ऐसा बनेगा माइनस डेल्टा पी आर अपॉन 2 बाई 2 ईटा एल, अगर गलत नहीं कर रहा हूं तो। यस सर, सॉरी एल भी लगेगा। ठीक है, इतना ही आएगा। यस सर। अब इस dr को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, dr को राइट साइड भेजो, मतलब जो अपॉन dr है इसमें से dr को राइट साइड यहां पर, और दोनों साइड पर इंटीग्रेशंस कर देते हैं। बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, टफ नहीं होगा यहां पर कोई। स्मॉल आर की लिमिट्स, मतलब इस रेडियस की लिमिट 0 से लेकर के स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू द फाइनल रेडियस कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर, एंड करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी की लिमिट्स। सुनिए, सुनो, अब यहां सुनना। हम ये मानते हैं कि जो सबसे सेंटर वाला लिक्विड है इसकी वेलोसिटी v नॉट है, vc, सेंटर वेलोसिटी vc है, क्योंकि ऊपर जाकर के जीरो वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर लिक्विड एक सिलेंडर के कांटेक्ट में है और सिलेंडर रेस्ट पे है। तो लिक्विड सिलेंडर के कांटेक्ट में, सिलेंडर जीरो वेलोसिटी पर, तो यहां पर लिक्विड भी जीरो वेलोसिटी पर।
इसमें पूरा लिक्विड सेम स्पीड पर नहीं बढ़ेगा, विस्कस लिक्विड है, अलग अलग लेयर्स अलग अलग स्पीड पर चलेंगी। इससे हम पहले VC फाइंड आउट करेंगे, पहला काम करेंगे VC निकालने का। डेल्टा पी कैपिटल आर अपॉन 2 ईटा एल। डेल्टा पी आर स्क्वायर कैपिटल आर आर स्क्वायर अपन 4 होगा ईटा 4 एल पाई एल। डेल्टा पी आर स्क्वायर बाई 4 ईटा एल आएगा ये। यस सर। यस सर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट द सेंटर पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट सेंटर। उसके बाद हम फिर इसी इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, एक बार फिर इसी इंटीग्रेशन को लगाएंगे वापस से। एक बार ये लगा लिया, एक बार फिर इसी इंटीग्रेशन को लगाएंगे। और अब जब इस इंटीग्रेशन को लगाएंगे तो हम ऊपर के लिमिट्स बदल देंगे। अब हम किसी जनरल डिस्टेंस r पर वेलोसिटी निकालेंगे, तो हम कोई जनरल वैल्यू r की रखेंगे और कोई जनरल वैल्यू v की रखेंगे। मतलब इसको 2 बार इंटीग्रेट किया, पहली बार इंटीग्रेट करके VC निकाला, अब दूसरी बार इंटीग्रेट करके किसी जनरल वैल्यू स्मॉल r पर वेलोसिटी का फंक्शन निकालने जा रहे हैं। तो कोई जनरल वैल्यू स्मॉल r की रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी का फंक्शन निकालेंगे। तो फिर से, क्योंकि अब हम VC निकाल चुके हैं, VC की वैल्यू निकाल चुके हो, तो अब ये टर्म आएगा आपका कुछ ऐसा, V बराबर VC प्लस नहीं सॉरी माइनस डेल्टा P स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ईटा L। यस सर। यस और VC की वैल्यू रखेंगे, तो V बराबर हम VC की वैल्यू रख सकते हैं या फिर एक काम कर सकते हो, डेल्टा P अपॉन 4 ईटा L को यहां से VC डिवाइडेड बाय r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये चीज बन जाएगी VC इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। एक बार ये चीज देखो जो लिखी जा रही है। यस सर। और VC अननोन नहीं है, थैंक यू जी, VC अननोन नहीं है, VC ऑलरेडी पता है मुझे। यानी कुल मिलाकर के अब हमने क्या अचीव किया, हम लोगों ने ये अचीव किया सेंटर पर क्या वेलोसिटी होगी, उसका ये आंसर है, वेलोसिटी एट सेंटर, ये आंसर हो गया। और सेंटर से ऊपर किसी भी डिस्टेंस पर वेलोसिटी पूछी जाए, सेंटर से ऊपर कहीं पर भी वेलोसिटी पूछ ली जाए तो ये आंसर है। क्लियरली वेलोसिटी स्मॉल r का पैराबोलिक फंक्शन है, अब लीनियर फंक्शन नहीं है, वेलोसिटी स्मॉल r का पैराबोलिक फंक्शन। जब एक बार ना अपने आप डेरिवेशन करोगे ना तब लगेगा, अभी लगने में लगता है कि बहुत कोई हाई फाई चीज चल रही है, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। आप एक बेसिक प्रिंसिपल यूज कर रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी है, फोर्सेस बैलेंस कर रहे हो। तो लेकिन इसको जब एक बार समझ करके अपने आप डेरिवेशन करोगे तब ये रियलाइज होता है कि ये टॉपिक आसान है। ऐसे देखने में बहुत टफ लगेंगे कि पता नहीं कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं हम लोग। तो एक डाउट है क्या चीज सर, जो विस्कोसिटी की है, जो विस्कोसिटी का फोर्स है F, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ r होना चाहिए, तो यहाँ पे r स्क्वायर का टर्म नहीं आएगा? जी नहीं, सुनिए, मैं वही से बोलने जा रहा था, अभी क्लियर करने जा रहा था। विस्कोसिटी की फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ r, आपने शायद मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुना नहीं था। जब हमने इसको ब्लॉक के एग्जांपल से कंपेयर किया था तो हमने एक बात बोली थी वहां पर कि ऊपर वाले ब्लॉक को छोड़ करके नीचे के किसी भी ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यस सर। फ्रिक्शन के अलावा कोई बाहरी फोर्सेस नहीं लग रही थी। और मैंने इसी के बेस पर कहा था
कि विस्कोसिटी पोजीशन के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्या इस सिचुएशन में फ्रिक्शन के अलावा कोई और फोर्स हमने कंसीडर नहीं की अभी? विस्कोसिटी के अलावा क्या और कोई फोर्स? प्रेशर डिफरेंस वाली। प्रेशर फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स विस्कोसिटी पोजीशन पे डिपेंड करेगी। ओके। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ उसके पीछे के आर्ग्यूमेंट्स पर बहुत ध्यान दीजिए कि मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, वरना सभी को कंफ्यूजन ये होता है कि यार तब ये लिखा था और अब ये लिख रहे हैं। सर ऐसा कह सकते हैं कि एनालॉग के हिसाब से उसमें हर ब्लॉक पे फोर्स लग रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बिल्कुल हाँ, इंडिपेंडेंट उसमें हमने तीनों ब्लॉक पर बाहर से फोर्स लगा रखी थी, तो अब उनमें फ्रिक्शन थोड़ी सेम कर देंगे। यस सर। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल आया। सबसे पहले वेलोसिटी प्रोफाइल, विस्कोसिटी में ये बड़ा टॉपिक है, विस्कोसिटी के चैप्टर्स में ये टॉपिक बड़ा आता है, वेलोसिटी का प्रोफाइल मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन, और यही निकालने में लोगों को दिक्कत होती है। वेलोसिटी की इक्वेशन निकालने में ही प्रॉब्लम है सबको, जबकि इसका बहुत, अगर आप इसका प्रिंसिपल चेक करो तो बेसिक क्या कर रहे हो, न्यूटन लॉ यूज कर रहे हो। आप फोर्सेस देख लो और कांस्टेंट वेलोसिटी की कंडीशंस लगा रहे हो। खैर आगे बढ़े, मेरा टारगेट कुछ और था। अल्टीमेट टारगेट ये था कि कैपिटल क्यू निकालना है, हाउ मेनी मीटर क्यूब पर सेकंड इज फ्लोइंग, मुझे ये चाहिए कितना मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो हो रहा है इसमें से। तो रिसेंटली हमने जब बर्नौली पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, यही चीज हमको कैपिटल क्यू देती है। कैपिटल क्यू इज प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, है ना? यस सर। यस सर। मतलब कितने एरिया से लिक्विड फ्लो कर रहा है, एरिया ऑफ फ्लो इनटू स्पीड ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो इनटू स्पीड ऑफ फ्लो इज वॉल्यूम पर सेकंड। तो यहां पर कितने एरिया से लिक्विड फ्लो कर रहा है, इस एग्जांपल में कितना एरिया है जिससे लिक्विड का फ्लो हो रहा है? पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर? कैपिटल आर। कैपिटल है। इस पूरे एरिया से लिक्विड फ्लो कर रहा है, बट क्या वो उस पूरे एरिया से सेम स्पीड से फ्लो हो रहा है? नो सर। स्पीड तो स्मॉल आर का फंक्शन निकल के आई। मतलब इस पूरे एरिया में जो लिक्विड सेंटर से निकल के आ रहा है उसकी ज्यादा स्पीड है, जो लिक्विड ऊपर से निकल रहा है उसकी कम स्पीड है। तो सर एक डीआर थिकनेस का स्लिट भी लेना पड़ेगा ना? बिल्कुल, कि यहाँ पर लिक्विड इस पूरे एरिया में से एक स्पीड से बाहर नहीं निकल रहे। जो फ्लूइड पार्टिकल सेंटर पे हैं वो ज्यादा स्पीड से निकल रहे हैं, जो दूर हैं वो कम स्पीड से निकल रहे हैं, और जो सबसे बाहर हैं, सबसे बाहर वो तो निकल ही नहीं रहे, 0 मीटर पर सेकंड पे है वो। तो आप कौन सी स्पीड मल्टीप्लाई करोगे भाई, जब यहां से यहां तक स्पीड कांस्टेंट है ही नहीं? तो इसी का सॉल्यूशन कहां से निकलेगा? हम कंप्लीट एरिया नहीं यूज करके हम कंप्लीट इंटीग्रेशन लगाएंगे एलिमेंट चूज करके। अरे भैया एलिमेंट तो लगाएंगे, कौन सा? यहाँ पर एक रिंग मान लेंगे डीआर डीआर विड्थ भी। बिल्कुल, यहाँ पर एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर मानेंगे, यहाँ पर एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर। कितना एरिया होगा उस रिंग का अगर उसकी डीआर विड्थ हो? 2 पाई आर डीआर। तो एरिया की जगह रखेंगे 2 पाई आर डीआर। पाई स्मॉल आर डीआर, ये हो गया छोटा सा एरिया, और उसमें वेलोसिटी जब रखेंगे तो ये वाली, ये वेलोसिटी। और इस चीज को पूरे एरिया के लिए इंटीग्रेट करेंगे विथ 0 टू कैपिटल आर लिमिट, और ये हमारे कैपिटल क्यू की वैल्यू बनेगी। मतलब
कुल मिला के हमने कैपिटल ए की जगह डी ए यूज कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इंटू वी कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ ए इंटू वी, डी ए इंटू वी। और ये अगर जब पूरा डायरेक्ट करते तो आंसर अलग आता। कर ही नहीं सकते ना यार आप, जब पूरे एरिया से एक स्पीड से पार्टिकल निकल नहीं रहे तो अच्छा, कर कैसे ओके सकते हैं? ओके। तो सर जी यहाँ से जो हमें क्यू मिलेगा तो सर हम इसको क्या कहेंगे, एवरेज वो कहेंगे, रेट ऑफ नहीं फ्लो? नहीं, एवरेज नहीं है, क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये एवरेज थोड़ी निकल रहा है। यस सर, क्योंकि यही डाउट आ रहा था क्योंकि हर एरिया से तो अलग अलग है, तो मतलब टोटल का कैसे एक साथ कैसे आ सकता है, तो मुझे लगा एवरेज होगा। नहीं 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 बच्चा, ऐसा नहीं है, इसको इंटीग्रेट करना होगा यार। एक्चुअली ये स्मॉल आर यहाँ भी है, ध्यान देना, और स्मॉल आर यहाँ भी है, तो इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा। मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, उसको आप अपने लेवल पर चेक कर लेना। ठीक है, मैं इसका रिजल्ट कहीं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कहीं लिख दे रहा है। ये आएगा डेल्टा पी एल टू दी पावर 4, नहीं आर टू दी पावर 4, डेल्टा पी आर टू दी पावर 4 ओवर 8 ईटा एल, ये रिजल्ट आएगा इसका। जब आंसर लाएंगे तो वीसी की वैल्यू भी रखेंगे, वीसी की वैल्यू रखने के बाद आंसर आएगा। ये पॉइजलीज इक्वेशन है, विस्कस लिक्विड के फ्लो में यूज करते हैं किसी हॉरिजॉन्टल पाइप से। हॉरिजॉन्टल पाइप, विस्कस लिक्विड, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, और तब कितना वॉल्यूम पर सेकंड बाहर आएगा, उसके लिए ये इक्वेशन है, कैपिटल क्यू बराबर डेल्टा पी आर टू दी पावर 4 ओवर 8 ईटा एल। सर सर जैसे कल आपने सिमेट्रिकल पैराबोला से समझाया था हम लोग को स्पीड वाला, यहाँ पे भी कह सकते हैं ना सर, तभी हम लोग ने रिंग ली है। नहीं भैया, वो लॉजिक अलग है, बच्चा गड़बड़ करते हो। नहीं सर, मतलब रिंग में हर पार्टिकल, वो जो रिंग डीआर एलिमेंट लिया है सर रिंग, क्योंकि स्पीड स्मॉल आर का फंक्शन था, रेडियस का फंक्शन था, तो हमने एक रेडियल एलिमेंट चूज किया, रिंग, ये कह सकते हो। ओके सर। मैं बार बार कह रहा हूँ ये गाइडेंस है, आप इसको फुल एंड फाइनल ना माने, जब तक कि इसको एक बार आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आने वाला समझ में। मैं तो फिर भी तुम्हें जस्टिफाई करके दे रहा हूँ। आप उठाओ HCV, और HCV में इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखो जरा, मैं पेज नंबर बता दे रहा हूँ, 291 कर देखो डेरिवेशन, डायमेंशनल बेसिस पे कर दिया है, डायमेंशनल एनालिसिस लगा के फॉर्मूला डेराइव किया हुआ है। उनको पता था कि अगर ऊपरी किताब में ये डेरिवेशन डालेंगे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस में क्यू का फॉर्मूला तो आ जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, न ये इक्वेशन सामने होगी न ये इक्वेशन सामने होगी। तो जिस दिन ये क्वेश्चंस आ जाएंगे कि सेंटर पर क्या स्पीड है या यहाँ पर क्या स्पीड है, तब आप लेके बैठे रहो डायमेंशनल फॉर्मूले को। लोग तुमको वही दिखाएंगे जो तुम देखना चाहते हो, सिंपल सा ध्यान रखना, इस दुनिया में ऐसे ही होता है। जो आप सुनना चाहते हो, जो देखना चाहते हो, वही दिखाया जाता है, जो आपको अच्छा लगे, भले वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो। किताबें, कोचिंग्स, सब लोग उतना ही आपको बताएंगे जितने के लिए आप सुनने के लिए गए हो वहां पर। और एग्जाम बनाने वाले निर्दयी होते हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता। गोल्ड मेडल लाना, सिल्वर मेडल लाना ओलंपियाड कैंप में, आप समझ रहे हो कितनी इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है। मैंने कल भी कहा था बच्चा, ड्रीम बनाओ, लेकिन ड्रीम के साथ रियलिटी को भी एक्सेप्ट करो। हार्डवर्क बहुत चाहिए इसमें, बहुत ज्यादा। जितनी भी डेरिवेशंस कराई जा रही हैं, जितनी भी डेरिवेशंस मैं करा रहा हूं, ये तभी आपके लिए काम की होंगी
तभी आपके लिए बेनिफिट देंगी जब एक बार खुद से ट्राई किया जाए, खुद से। वरना एक दिन में भूल जाओगे, नेक्स्ट डे भूल जाओगे, सब कुछ, सब भूल जाओगे, कुछ नहीं याद रहने वाला इसमें से। और न्यूमेरिकल तो भूल जाओ फिर। तो प्राइमरी स्टेप ये है कि पहले आप इन डेरिवेशंस को खुद से करें। विस्कस लिक्विड का आखिरी पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द विस्कस लिक्विड इज स्टोक्स लॉ। ये लास्ट पार्ट है इसमें विस्कोसिटी का, और ये बताता है आपको मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिकली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इन द विस्कस लिक्विड। जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते थे तो ये कहते थे कि मीडियम की वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, हम लोग ये पढ़ते थे। मतलब काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ते थे तो ये कहते थे कि अगर हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया तो टी टाइम बाद जब ये बॉडी फॉल कर जाएगी तो टी सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सीधा सीधा ये कह देते थे कि ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फ्री फॉल करेगा तो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स की पहली इक्वेशन है v = u + at, और कह देते थे कि वेलोसिटी की वैल्यू g × t आ जाएगी। यहीं से शुरुआत हुई थी क्लास 11th काइनेमेटिक्स में। अगर कोई बॉडी नीचे गिरेगी तो t टाइम बाद ये वेलोसिटी होगी उसकी, है ना? अच्छा, यस सर। साथ में ये कह दिया था, हाँ, साथ में ये कह दिया था कि एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे, एयर रेजिस्टेंस नहीं लेंगे हम इसमें। आज उसी चीज को हम डिनाई कर रहे हैं, हम एयर रेजिस्टेंस लेंगे अब, और यही कंसिडरेशन स्टोक्स लॉ है। कंसिडरेशन ऑफ रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्टोक्स लॉ। मतलब इन्होंने इसी के बारे में रिसर्च किया कि यार ये रेजिस्टेंस बार बार लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, जरा देखें तो कि ये रेजिस्टेंस है क्या। तो उन्होंने दुनिया भर की जब अपनी रिसर्च पूरी की तो उन्होंने एक कंक्लूजन ये दिया कि जो रेजिस्टेंस है, मतलब विस्कस फोर्स, इसको ड्रैग भी कह सकते हो, विस्कस, ड्रैग, रेजिस्टेंस, force on spherical body, on the spherical body is given by 6 pi eta r v। इसका डेरिवेशन नहीं हमारे पास भी है, और क्योंकि स्टोक्स का ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व रिजल्ट है 6 pi eta r v, where r is radius of sphere, r is radius of sphere and v instantaneous velocity, most important, instantaneous velocity, initial velocity नहीं है, final velocity नहीं है, instantaneous velocity की बात हो रही है। instantaneous velocity, r is the radius of sphere, eta coefficient of viscosity 6 और pi तो जानते हो आप इसके बारे में, और बॉडी स्फेरिकल ही होनी चाहिए, नॉर स्फेरिकल बॉडी के लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। आगे हैं, हमारे पास नहीं है। क्लास 11th में हमारे पास स्फेरिकल बॉडी का ही फॉर्मूला है सर। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करना है कि स्टोक्स ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जब कोई बॉडी फॉल करेगी, मतलब हवा में होगी या लिक्विड में होगी, हवा में या लिक्विड में, जब कोई बॉडी हवा में या लिक्विड में होगी तो उसके ऊपर 6 पाई ईटा आरवी की रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी, ड्रैग, इतना फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से उसका आंसर V = GT नहीं आएगा, क्योंकि ये आंसर तब है जब हमने रेजिस्टेंस को अवॉइड किया हुआ था। तो क्वेश्चन उठता है कि फिर क्या आएगा आंसर, क्या बनेगा आंसर? अगर हम रेजिस्टेंस कंसीडर कर लें तो क्या आंसर बन जाएगा?
तो ये तो स्टोक्स लॉ की स्टेटमेंट है। कंसीडरिंग स्टोक्स लॉ। सर हाँ जी। सर आपका वॉइस लैग कर रहा था, कुछ अभी पूछा था आपने क्या? नहीं, हम ये पूछ रहे थे कि अगर हम स्टोक्स लॉ को रिस्पेक्ट देते हुए, रेजिस्टेंस कंसीडर करते हुए, और तब अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी टी टाइम बाद क्या होगी, मतलब हमने एक स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, ग्रेविटी लगेगी। क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये है कि टी सेकंड्स के बाद क्या वेलोसिटी होगी इस बॉडी के अंदर। अभी तक तो हम g इंटू टी बोलते थे, अभी तक इसको हम g इंटू टी कहते थे क्योंकि रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते थे। अब हमें रेजिस्टेंस कंसीडर करना है, और वो भी स्टोक्स लॉ वाला रेजिस्टेंस कंसीडर करना है। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन चाहिए मुझे, रिलेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम, ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, और ये किसी फ्लूइड में है, मतलब वो फ्लूइड एयर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। सराउंडिंग कोई फ्लूइड है विच कैन बी लिक्विड और एयर, दोनों, कोई भी चीज हो सकती है। एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, लिक्विड का रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो बड़ा सीधा सा स्टेटमेंट है यार। क्या क्या फोर्सेस आएंगी इनके ऊपर? सर फोर्सेस, mg और सर विस्कस फोर्स। तो एक विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ के हिसाब से विस्कोसिटी 6 पाई ईटा आर बी, और दूसरी फोर्स इसका वेट। बट रिकॉल करिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड, अपरेंट वेट आता है, अपरेंट वेट आएगा। सो m और g इफेक्टिव, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला, जो g इंटू 1 माइनस रो ऑफ फ्लूइड अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लेक्चर में ये g इफेक्टिव का कांसेप्ट बताया गया आपको। यस सर। ठीक है, इसमें से कौन सा आ जाएगा? हाँ जी बच्चे, सर नेचुरल लॉ के टर्म्स में आ रहा है। हाँ, इसमें से कौन सा, देखो दो फोर्सेस लग रही हैं। जो वेट वाला फोर्स है वो परमानेंटली कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे बॉडी की स्पीड बढ़ती जाएगी, सुनिए स्टेटमेंट, जैसे जैसे बॉडी की स्पीड बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में है। जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एक ऐसा समय भी आएगा जब रेजिस्टेंस और बॉडी का एपरेंट वेट बराबर हो जाए। उस टाइम पर कितनी एक्सेलरेशन हो जाएगी? जीरो। और उसके बाद वेलोसिटी हो जाएगी मेंटेन। फ्री फॉल। उस वेलोसिटी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। तो पहले तो हम टर्मिनल वेलोसिटी ही कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ चीजें जो बड़ी ऑब्वियस हैं। फर्स्ट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी when acceleration becomes zero. Terminal velocity means the velocity when acceleration becomes zero. तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों को इक्वल करो 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू, हम यहाँ एक और काम करने जाएंगे, g 1 माइनस रो फ्लूइड अपॉन रो ऑब्जेक्ट, साथ में जो मास है उसको हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ VT लिख दे रहे, T फॉर टर्मिनल, तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी का रिजल्ट मिल जाता है 2/9 R स्क्वायर G अपॉन ईटा एंड रो ऑब्जेक्ट माइनस रो फ्लूइड। ये बन जाएगा सिंप्लीफाइड करने के बाद। थोड़ा सा हम जल्दी रिजल्ट लिख रहे हैं अभी, बट कोई इतनी डिफिकल्ट चीजें नहीं है जो ना की जा सके अपने आप, सब कैंसिल करके आ जाएगा।
इसको अल्टीमेट वेलोसिटी भी कहते हैं, इससे ज्यादा वेलोसिटी पर नहीं जा सकते। मतलब कोई भी चीज अगर हवा में गिरेगी तो उसकी एक मैक्सिमम स्पीड है, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी। और ये रीजन है रेन ड्रॉप्स के कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने का। रेन ड्रॉप्स जब हवा में से गिरती हैं तो जब बादल से निकलते हैं तब उनकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन अर्थ तक आते आते वो टर्मिनल वेलोसिटी पर आ चुके होते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे गिरते हैं। सर तो एक अगर बहुत ज्यादा हाइट से, मतलब एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइट से अगर एक बॉल भी फेंकेंगे तो वो भी एक टर्मिनल वेलोसिटी रीच करेगी। बिल्कुल, ये है रेन ड्रॉप्स, पैराशूट का एग्जांपल, वो नीचे आते आते कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ जाते हैं। यस सर, ये तो होता है। रेन ड्रॉप, ये सब स्टोक्स लॉ के एप्लीकेशंस है। मैं कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स के हिसाब से चल रहा हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी देन विदाउट सॉल्विंग, अगर आपसे कहें कि वेलोसिटी और टाइम में कैसा ग्राफ आएगा बिना सॉल्व किए हुए, सिर्फ लॉजिक्स लगाते हुए, सिर्फ ये समझते हुए कि वेलोसिटी पहले बढ़ेगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। Increasing slope then parallel to t axis. तो वेलोसिटी पहले ग्रो करेगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। और जहां पर वो कांस्टेंट होगा उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। कांस्टेंट वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी है। मतलब ये वैल्यू जो यहां पर वैल्यू दिखाई जा रही है, ये वैल्यू 2/9 आर स्क्वायर जी ओवर ईटा रो ऑब्जेक्ट माइनस रो फ्लूइड, ये है। Okay sir. और अगर एक और बात कहें काइनेमेटिक्स का एक कंसेप्ट, वीटी ग्राफ पढ़ रहे हो, वीटी ग्राफ, ओरिजिन पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, क्या वैल्यू होगी टेन थीटा की? वीटी ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, इंस्टेंटेनियस, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किस चीज को इंडिकेट करता है? वीटी ग्राफ का। लेकिन हमने टेंजेंट ओरिजिन पर बनाया है, तो दिस शुड बी एक्सेलरेशन एट t equal to 0 because the tangent is at origin. Yes sir. And at t equal to 0 there was no velocity, there was no velocity, so there was no resistance. ध्यान करना है, रेजिस्टेंस वेलोसिटी का फंक्शन है, तो जब वेलोसिटी नहीं थी तो रेजिस्टेंस भी नहीं था, तब सिर्फ कौन सी फोर्स होगी वहां पर? ग्रेविटी की, ये वाली, यस ये। तो एक्सेलरेशन क्या रहा होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी g1 माइनस रो ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो ऑफ ऑब्जेक्ट। ये स्टार्टिंग मूवमेंट, दोबारा बता दीजिए। स्टार्टिंग मूवमेंट की, इनिशियल मूवमेंट पर वेलोसिटी 0 है, रेजिस्टेंस 0 है। स्टार्टिंग मूवमेंट पर सिर्फ उसका वेट लग रहा होगा, ओनली वेट, वो भी एपरेंट वेट। यस सर, क्लियर है सर। तो एपरेंट वेट डिवाइडेड बाय मास, एपरेंट वेट डिवाइडेड बाय मास, ये इनिशियल एक्सेलरेशन होगी। बट आगे एक्सेलरेशन डिफर कर जाएगी, क्योंकि आगे वेलोसिटी आ जाने के बाद रेजिस्टेंस भी आ गया, नेट फोर्स कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन रिड्यूस कर जाएगी इसकी। मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा यहाँ पर है, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन स्टार्टिंग मूवमेंट पर है इसका। जैसे जैसे नीचे गड़े बढ़ेगा वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, बट एक्सेलरेशन रिड्यूस करता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाओगे और जीरो एक्सेलरेशन पे आ जाओगे। मैक्सिमम वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन, उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कह रहे हैं। गुरु ठीक है ये चीज?
सर जी सर। बोलो, पहले यहाँ तक बोलो, बस कंप्लीट करने दो, पहले बता रहे हैं। हाँ पूछो पूछो पूछो। तो ये पूछना था कि टर्मिनल वेलोसिटी का आपने ये बताया कि कुछ ज़्यादा हाइट से हम अगर मतलब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया हुआ है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, तभी अचीव होती है। तो सर अगर वो हाइट जो है ग्राउंड से वो इतनी है ही नहीं कि ये पॉइंट ऐसा कोई अचीव हो, तो हाइट नहीं आएगी, तब नहीं आएगी टर्मिनल वेलोसिटी। वो हम इन फॉर्मूलों से हाइट का कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं ना? ना, नहीं। हम तो ये मतलब ये चीज तो तब वैलिड है जब वो इतनी सफिशिएंट हाइट है कि वो गिरता जा रहा है, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचने की हाइट है उसमें, ये मान के चल रहे हैं। तो ये दो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनके, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो ये कि वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन क्या बनेगा, फाइनल क्वेश्चन है, उसको करेंगे नहीं, वो आप अपने लेवल पे करोगे, इक्वेशन लिख के छोड़ेंगे सिर्फ। नीचे वाली फोर्स माइनस ये ऊपर वाली फोर्स, यानी कुल मिला करके हम थोड़ी देर के लिए काम करने जा रहे हैं। सुनो, थोड़ी देर के लिए काम करेंगे। ये वाली फोर्स माइनस ये वाली फोर्स और डिवाइडेड बाय मास लिख रहे हैं, वरना कुछ लोग को तो ये भी नहीं समझ में आएगा। तो एक्सेलरेशन बता रहे हैं आप? हाँ, ये बनेगा, ये नेट फोर्स हो गया, इसको मास से डिवाइड कर देंगे, तो मास से डिवाइड करेंगे तो ये m चला जाएगा और यहाँ पर m आ जाएगा। ये चीज क्या बन गई हमारे लिए? dv by dt। dv by dt, शाबाश। अब फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, इंटीग्रेट तो कर देंगे, लेकिन कर पाएंगे कि नहीं, ये बात है ना यार। ये तो ठीक है कि इंटीग्रेट तो होगा ये, बट उसके बाद जो आंसर बनेगा, क्या आप इतनी मैथ्स जानते हो कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? नेचुरल लॉ के टर्म्स में है ना? हाँ, Yes, sir। मुद्दा ये है, मुद्दा वो नहीं है कि आंसर, मुद्दा ये है कि आपको इंटीग्रेशन की नॉलेज है या नहीं है। तो फिर मैं कर इसको लेंगे। स्किप कर, मैं इसको छोड़ के सीधे आंसर दे रहा हूँ, वेलोसिटी टर्मिनल इनटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। मैं सीधा रिजल्ट दे रहा हूँ। सर मतलब लैम्डा कोई कांस्टेंट लिया आपने? लैम्डा बता रहे क्या है? लैम्डा ये है, ये चीज लैम्डा है, जो वेलोसिटी का कोफिशिएंट है, ये लैम्डा है। वेलोसिटी के कोफिशिएंट को लैम्डा बोला है। 6 पाई ईटा r बाई m, ये यहाँ पर आएगा लैम्डा की जगह पर। मैंने आंसर बता दिया, इंटीग्रेशन नहीं करी है मैंने। यस सर। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा ये है 6 पाई ईटा r डिवाइडेड बाय मास, 6 पाई ईटा r बाई मास, इसको लैम्डा कह रहे हैं, इनटू टी। ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। एक्चुअली इस पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसके ऊपर आते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर। ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे, ऑन टर्मिनल वेलोसिटी। सर अगर हम लोग चाहें तो सर इंटीग्रेशन का हेल्प लेके वो भी तो निकाल सकते हैं सर, हाइट कितनी चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी आने तो के लिए। भैया इतनी मैथ क्यों लगाएंगे हम? मेरा जी लगा सर, सकते हैं, मेरा सब कुछ कर यही सकते हैं पूछना था। भाई। देखो, मैं कह रहा हूँ ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये इंटीग्रेशन आता है, मैथ आती है, तो करो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। जी फिजिक्स वाला पार्ट कहाँ से डिफिकल्ट है मुझे बताओ ना। हम तो एक न्यूटन को पकड़ के चल रहे हैं। तो भाई हम तो उसी लॉ से चल रहे हैं। जितना आप मैक्सिमम तो मैथ देख रहे हो इसके अंदर कि ये कर दो, ये कर दो। तो अगर उसमें कंफर्टेबल हो तो करो, नहीं कंफर्टेबल है तो स्किप करो उसको, जी सर। है ना बच्चे? ये है, टर्मिनल वेलोसिटी पे ध्यान दीजिएगा जरूर, क्योंकि इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत। इवन जेई एडवांस में भी आने लगे अब तो। जेई एडवांस का फेवरेट टॉपिक बन गया, पता नहीं कैसे ही, टर्मिनल वेलोसिटी वाले क्वेश्चन। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, इन पर ज्यादा वेटेज आने लगा। बर्नौली कम कर दिया और ये टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछने लगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली इनको अवॉइड करते हैं, उनको इसमें पढ़ने में मजा ही नहीं आती ना, तो इतना इंटरेस्टिंग है भी नहीं, ये मजा भी नहीं आती पढ़ने में, लोग स्किप करते हैं। और जेई वालों को पता है कि
तुम जो टॉपिक स्किप करोगे हम उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे भी आज के लिए यार।